दोस्तों, इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक ही ख्वाहिश रहती है कि उसकी जिस किसी से भी शादी हो, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। अगर कोई लड़का इस तरीके से सोचता है तो वो लड़की के बारे में सोचता है, और लड़की अगर इस तरीके से सोचती है तो अपने पति के बारे में सोचती है। दोनों का यही सोचना होता है कि उसकी जिससे शादी हो वो एक अच्छा इंसान हो और आज के ज़माने में वो लॉयल हो। और दोस्तों, ज़्यादातर अगर आप लोग देख रहे हैं तो पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिससे कहीं ना कहीं जो सबसे पवित्र रिश्ता है वो शर्मसार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अपने इस चैनल पर मैंने तकरीबन आप लोग को 90 से प्लस क्राइम की स्टोरी सुनाई है, और इन ज़्यादातर स्टोरियों में जो मर्डर हुआ है, जो कत्ल हुआ है, उन सारे कत्लों के पीछे, मर्डर के पीछे अगर कोई चीज़ है जिसका सबसे बड़ा हाथ है तो वो है अवैध संबंध। और दोस्तों, अवैध संबंध एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान के परिवार को हल्के हल्के दीमक की तरह खा जाता है, और इंसान को जब तक पता चलता है कि इस अवैध संबंधों का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, जब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, उसके पास में फिर पछताने के लिए कोई चारा नहीं होता। अगर किसी ने इस तरीके का क्राइम किया होता है तो उसके बाद में वो पूरी ज़िंदगी अपनी सलाखों के पीछे गुजारता है। दोस्तों, आज की घटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो कि राजमिस्त्री का काम करता है, उसने नया नया घर बनाया था। अब घर के अंदर जब नया नया घर बनाया तो उसमें उसने सोचा कि पेंट कराया जाए। अब जब पेंट कराने की बात आई तो उसने एक व्यक्ति से बात की पेंट कराने के लिए। अब जैसे ही वो पेंटर उसके घर में पेंट करने के लिए आता है और ये जो राजमिस्त्री है ये अपने काम पे जाता है, तो जो पेंटर था आखिरकार राजमिस्त्री की पत्नी से अवैध संबंध बना लेता है, और उनके बीच में जब अवैध संबंधों का सिलसिला शुरू होता है और इस बारे में जब उस राजमिस्त्री को पता चलता है तो दोस्तों, एक व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए जान चली जाती है। तो क्या हुआ था इस घटना में, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई भी कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारा जो लेटेस्ट वीडियो हुआ करे उस पर कमेंट्स करा करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो के जो कमेंट्स होते हैं वही मैं पढ़ता हूँ। तो आप लोग लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट्स करेंगे तो आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे वो कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करता हूँ। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे उनके जो कमेंट्स हैं वो आज के इस वीडियो में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब सीधा कहानी का रुख करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है बिजनौर, और इसी बिजनौर में एक इलाका पड़ता है नई बस्ती कर। और दोस्तों, यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में एक व्यक्ति है जिसका नाम राजेश कश्यप, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है। इसकी पत्नी भी है, और दोस्तों ये अपने परिवार से थोड़ा अलग रहता है। और 2 तारीख यानी 2 नवंबर 2023 की ये बात है कि ये अपने घर से अपनी पत्नी से ये कहकर निकलता है कि वो बस अभी कुछ काम से जा रहा है और जल्द ही लौट आएगा। अब उसके बाद में राजेश अपने घर से निकल तो जाता है, लेकिन उसके बाद से कभी लौट कर नहीं आता। अब जब 2-4 घंटे गुजर जाते हैं तो पत्नी जो रीमा थी राजेश की, ये परेशान होने लगती है। जब परेशान होती है तो ये अपने पति का मोबाइल लगाती है। अब जब मोबाइल लगाती है तो मोबाइल तो लगता नहीं है, लेकिन उसके जो परिवार वाले होते हैं वो उसको भी पता चलता है। अब दोस्तों, जब राजेश के परिवार वालों को पता चलता है, ये जो रीमा है ये राजेश के भाई को बताती है, जिस भाई का नाम प्रमोद कुमार। अब दोस्तों, प्रमोद कुमार उसी समय राजेश के फ़ोन पर फ़ोन लगाता है। अब राजेश के फ़ोन पर जब फ़ोन लगाता है तो फ़ोन उस समय लग जाता है और राजेश से बात हो जाती है। उसके बाद में वो बोलता है कि मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। अब दोस्तों, उसके बाद में समय और गुजरने लगता है, लेकिन राजेश का अभी तक कोई पता नहीं था। परिवार वाले फिर परेशान होने लगते हैं। अब जब इस बार परिवार वाले परेशान होते हैं तो फिर से राजेश के नंबर को लगाया जाता है, लेकिन इस बार जब नंबर को लगाया जाता है तो राजेश का मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ बताता है। अब जब नंबर स्विच ऑफ बताता है तो घर परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। अब राजेश को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो राजेश का जो भाई था और उसकी जो भाभी थी और कुछ अन्य लोग, गांव के लोग भी राजेश को ढूंढ रहे थे, लेकिन राजेश की जो पत्नी थी जिसका नाम रीमा, ये राजेश को ढूंढते ढूंढते इन लोगों को जो एक नहर है जोदू वाला, उस नहर के पास ले जाती है। लगभग सुबह सुबह का वक्त था। अब जैसे ही उस नहर के पास ये लेके जाती है, जबकि परिवार वाले दूसरी साइड ढूंढ रहे थे, जिस साइड उसने बताया था, जिस लड़के ने यानी राजेश ने बताया था कि मैं इस साइड हूँ, तो परिवार वाले उस साइड ढूंढ रहे थे। लेकिन जो पत्नी है ये घर परिवार वालों को एक तरीके से कन्विंस करते हुए उस तरफ लेके जाती है। जब जोदू वाला नहर के पास ये पहुँचते हैं तो नहर के अंदर ही एक शव दिखाई पड़ता है। अब जैसे ही शव को बाहर निकाला जाता है
तो तुरंत जो भाई था वो अपने भाई को पहचान लेता है और वो कहता है ये तो मेरे ही भाई राजेश की डेड बॉडी है। अब जैसे ही वो डेड बॉडी मिलती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर पुलिस जो है वो घर वालों से पूछताछ करती है कि आखिर राजेश की किसी से दुश्मनी, किसी से कोई ऐसा बैर या फिर तुम्हें किसी पे कोई शक है तो उसका नाम बताओ। तो घर परिवार वाले कहते हैं वैसे तो राजेश की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन सितंबर का जो महीना था यानी सितंबर की 25 तारीख को राजेश का एक व्यक्ति के साथ में झगड़ा हुआ था। अब जिस व्यक्ति के साथ में झगड़ा हुआ था पुलिस उसका नाम पूछती है, तो जो भाई है प्रमोद कुमार ये बताता है कि जिस व्यक्ति के साथ में झगड़ा हुआ था उसका नाम फ़हीम है। फ़हीम दरअसल पेंटिंग का काम करता है और वो मेरे भाई के घर पे पेंटिंग का काम करने आया था और उस बीच में पता नहीं किस बात को लेकर फ़हीम और भाई के अंदर एक दूसरे से झगड़ा हुआ था। उस वक्त तो मोहल्ले वालों ने उस झगड़े को रफा दफा कराकर दोनों के बीच में समझौता करा दिया था। अब ऐसा तो कुछ नहीं, क्या हो सकता है, क्या फ़हीम ने कुछ किया हो ऐसा कुछ, लेकिन पुलिस जो है उसको सबूत चाहिए, इसलिए पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि फ़हीम की जो हत्या हुई है ये दम घुटने की वजह से हुई है, यानी किसी ने गला दबाकर इसकी हत्या की है। अब जब गला दबाने की बात आती है और उसके बाद में ये भी आता है कि इसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से कई सारे वार भी किए गए जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, तो एक चीज़ तो साफ थी, पुलिस समझ जाती है कि हत्या कहीं और की गई है और उसके बाद में इसके शव को नहर के अंदर डाला गया है। अब दोस्तों पुलिस जो है वो उसकी पत्नी से भी पूछताछ करती है और जब पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी जब पुलिस के सवाल सुनती है तो पुलिस के सवालों के सामने सही से टिक नहीं पाती है। दरअसल वो पुलिस को जो भी जवाब देती है वो गोलमोल देती है, इसलिए पुलिस उससे फिर से पूछताछ करती है, लेकिन फिर वो बताती है कि साहब 2 तारीख को वो दोपहर खाने के समय निकले थे और उसके बाद मुझसे कहकर गए थे कि जल्दी आ जाऊँगा और उसके बाद से नहीं लौटे। जब नहीं लौटे तो मैंने उनके जो भाई हैं छोटे उन्हें बताया और उसके बाद से हम लोग ढूंढ रहे थे। उसके बाद नहर पर जब हमने जाकर देखा तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली। अब दोस्तों पुलिस को कहीं ना कहीं उसकी पत्नी के ऊपर यानी रीमा के ऊपर शक तो हो जाता है, लेकिन पुलिस को एक पुख्ता सबूत चाहिए था, इसलिए पुलिस फैसला करती है कि रीमा की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि रीमा एक नंबर पर लगातार पिछले कुछ समय से बात कर रही है और जिस दिन जो राजेश है जब ये अपने घर से गया था उस दिन भी रीमा की बात किसी नंबर पे हुई थी। अब जब उस नंबर की तहकीकात की जाती है, उस नंबर की पूरी डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है ये जो नंबर है ये उसी फ़हीम का है जिस फ़हीम के साथ में जो राजेश है उसका झगड़ा हुआ था। अब दोस्तों पुलिस जो है वो तुरंत फ़हीम को अरेस्ट करती है और फ़हीम को अरेस्ट करने के बाद में फ़हीम को पुलिस थाने लेके आती है। अब जब फ़हीम को पुलिस थाने लेके आती है तो फ़हीम पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। दरअसल फ़हीम टूट जाता है और उसके बाद फ़हीम जो पुलिस को कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल फ़हीम बताता है कि उसकी राजेश के साथ में दोस्ती थी और राजेश अपनी कुछ 11 बीघे ज़मीन बेचना चाहता था। जब वो अपनी ज़मीन बेचना चाहता था उसने मुझसे इस बारे में जिक्र भी किया था। दरअसल मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो हम दोनों की एक दूसरे से जान पहचान थी और राजेश ने अपना घर भी बनाया था तो वो अपना घर भी पुताई करवाना चाह रहे थे और उनकी ज़मीन भी बिकना थी, तो उनकी ज़मीन बेचने के लिए मैं कुछ ग्राहक लेके आता था और उसी बीच में हमारी दोस्ती हो जाती है। जब राजेश का घर था वो घर में जब पेंट का काम होना था उन्होंने मुझसे पेंट के बारे में कहा। अब जब पेंट की बात आई तो मैं उनके घर में पेंट करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उनके घर में पेंट करने के लिए गया तो उसकी जो पत्नी है रीमा ये उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा। जब रीमा को पसंद करने लगा तो जब ये उसके घर में पेंट करने के लिए जाता तो जो राजेश था ये घर से अपने काम के लिए निकल जाता, क्योंकि जो पेंटर था, जिस पेंटर का नाम मैंने बताया आपको फ़हीम, ये फ़हीम राजेश का दोस्त था, इसलिए राजेश इस पर भरोसा करता था, अपनी पत्नी को इसके साथ ही छोड़ के चला जाता था घर में। और जो फ़हीम था ये पेंटिंग का काम कर रहा था। अब जैसे ही राजेश जाता था फ़हीम अपनी भाभी से मजाक करना शुरू कर देता, उसके साथ में मजाक करता, कुछ अश्लील हरकतें करता। जब फ़हीम इस तरीके से मजाक करता है तो कहीं ना कहीं रीमा भी समझ जाती है कि आखिर फ़हीम चाहता क्या है। अब दोस्तों जब रीमा ये समझ जाती है कि फ़हीम चाहता क्या है तो रीमा भी आखिरकार फ़हीम की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन बढ़ता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध बनना थे वो उसी के घर में बन जाते हैं। अब दोस्तों एक बार जब ये शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद फिर रुकने का नाम नहीं लेते। अब ये अवैध संबंधों का सिलसिला चालू हो चुका था और जो राजेश था उसको इस बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे उसके ही दोस्त के साथ में जो पेंटिंग काम उसके घर में कर रहा है
अवैध संबंधों में। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ये चीज़ें ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाती हैं और राजेश को अपनी पत्नी और अपने दोस्त फ़हीम के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जब उसको अपने दोस्त फ़हीम और अपनी पत्नी रीमा के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी से बात करता है। जब अपनी पत्नी से बात करता है उसे काफ़ी ज़्यादा डांटता भी है, समझाता भी है। तो रीमा भी उस समय कह देती है कि आज के बाद मैं इस तरीके की गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों जो राजेश था इसका फ़हीम से इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है। और अब जब इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो उस समय तो मोहल्ले वाले इन दोनों के बीच में बीच बचाव करा देते हैं। लेकिन दोस्तों फ़हीम के साथ में जब राजेश का झगड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं फ़हीम ने एक ऐसी प्लानिंग की, क्योंकि उसने प्लानिंग इसलिए की थी क्योंकि उसका अब आना जाना जो था वो राजेश के घर में बंद हो चुका था, क्योंकि राजेश के साथ में उसका झगड़ा हो चुका था। अब दोस्तों जो रीमा थी ये अक्सर फ़हीम से मिलने की इसके दिल में ख्वाहिश रहती, इसलिए ये फ़हीम से कई बार फ़ोन पे भी बात करती। अब इन दोनों के बीच में जब बात होती है तो कहीं ना कहीं ये मिलने मिलाने की बात करते हैं। तो इनको लगता है कि जो पति है राजेश ये बीच में रोड़ा बन रहा है, इसलिए क्यों ना इसे ही रास्ते से हटा दिया जाए। और उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में ये जो व्यक्ति है जिसका नाम फ़हीम है ये अपने एक दोस्त सुरेश को इस पूरे प्लान में शामिल करता है। दरअसल फ़हीम के ही थ्रू सुरेश की जो जान पहचान हुई थी वो राजेश से हुई थी। अब दोस्तों जब सुरेश को ये अपने प्लान में शामिल करता है कि इस तरीके से करना है तो कहीं ना कहीं सुरेश भी फ़हीम की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में 2 नवंबर 2023 को सुरेश जो है वो राजेश को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में उससे कहता है कि तुम ट्यूबवेल पे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, दरअसल यहाँ बैठेंगे कुछ बातें करेंगे। अब उसके बाद में राजेश जो था वो सुरेश के कहने पर उस ट्यूबवेल पे चला जाता है, लेकिन फ़हीम वहीं पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था कि कब राजेश आए और उसे रास्ते से हटाया जाए। अब जैसे ही राजेश वहाँ पर पहुँचता है फ़हीम जो है जो छुपा हुआ था झाड़ियों के पीछे वो आता है, वो राजेश को ज़ोर से पकड़ लेता है और जो सुरेश था वो अपने ही गमछे से राजेश की गर्दन को जब तक दबाता है कि जब तक उसकी ज़िंदगी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली ना जाए। अब दोस्तों राजेश वहीं पर तड़पता हुआ दम तोड़ देता है। उसके बाद में ये लोग उसकी डेड बॉडी को उसी की बाइक पर रख कर जो नहर मैंने आप लोगों को बताई जोधूवाला, उस नहर पर लेके जाते हैं और उसकी डेड बॉडी को उसी नहर के अंदर फेंक देते हैं। अब जब ये बात का खुलासा फ़हीम पुलिस के सामने करता है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाती है कि एक दोस्त था जिस दोस्त ने इतना भरोसा किया और उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस तरीके का कृत्य कर दिया। दोस्तों फ़हीम के कहने पे ही सुरेश को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अभी जो पत्नी रीमा है ये फ़रार है। अब जैसे ही रीमा पकड़ी जाएगी उसको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और दोस्तों अब ये जो घटना है मात्र अब से 2 दिन पहले की, यानी 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस महिला ने अवैध संबंधों के चलते किस तरीके से अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ लिया और विधवा हो गई। और हैरानी की बात यह है कि अब ये महिला अपनी ज़िंदगी भी ठीक से जी नहीं सकेगी, क्योंकि अब इसको अपनी ज़िंदगी सलाखों के पीछे काटना पड़ेगी। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और कल के दिन जिन लोगों ने भी कॉमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का। दोस्तों हमारे वीडियो पे जो कल के दिन कुछ कमेंट्स आए हैं ये है इन्फो वीडियो कलेक्शन, और ये कहती हैं कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा। डेफिनेटली बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके की कहानी थी कि एक माँ ने ही अपनी बेटी के साथ में इस तरीके का कृत्य किया था। उसके बाद में अमर परवान ब्लॉग्स हैं, ये लिखते हैं ये बहुत ही दुखद है और आप जिस तरीके से इस तरीके की कहानी सुनाकर समाज को जागरूक कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपने हमारी वीडियो पे कमेंट्स किया, आपने हमें प्यार दिया, हमें इस लायक समझा, कमेंट्स किया, तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में अनुज गोदारा हैं, लिखते हैं सर आज की कहानी बहुत दिल के लिए दुखी करने वाली कहानी थी और सोने के बाद सोचने पर भी मजबूर हो गए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुज गोदारा जी कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में इंडियन ईजान खान ये लिखते हैं सर मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूं और आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, साथ के साथ कमेंट्स भी करते हैं। उसके बाद में सैयद नाज अहमद है, ये अपना कमेंट्स करते हैं, ओ माय गॉड द वर्ल्ड इज़ डिस्ट्रॉय नाउ, द पीपल डूइंग सच थिंग देन किड्स वर विल बी गो सेफली गॉड सेव ऑल। तो ये कहानी के बारे में अपना व्यू लगते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैयद नाज जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है अनिल जगदियो, ये लिखते हैं सर मेरा नाम अनिल जगदेव है, मैं शहादा महाराष्ट्र से हूँ और ऐसे कुछ चंद लोगों की वजह से रिश्ते बदनाम होते हैं। लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको मरते दम तक काल कोठरी में बंद करना चाहिए। तो अनिल जगदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है
वी आर इंडियंस। लिखते हैं 6 नवंबर को फरजाना और कामिल की 24th मैरिज एनिवर्सरी है, प्लीज़ उनको विश कर दीजिएगा। तो वी आर इंडियंस भाई, जो 6 नवंबर को फरजाना और कामिल हैं, जिनकी 24वीं सालगिरह है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने शादी के 24 साल मुकम्मल किए हैं, 24 साल पूरे किए हैं। तो उनको उनकी शादी की 24वीं सालगिरह पर मेरी और मेरी फैमिली और मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से ढेर सारी बधाई। उसके बाद में पेटीएम अर्निंग कर्स के अपना कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर है, ये कहती हैं कि आज का स्टोरी थोड़ा फास्ट आ गया, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। वैसे तो आमतौर पे हमारा वीडियो 10:10 पे आता है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि तबीयत इस समय थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो मैं आपको पोस्ट करके बता देता हूँ। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, जो डेली कमेंट्स करते हैं, बढ़िया कमेंट्स करते हैं, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इनके जो भी कमेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं। तो सुबोध कुमार जी जो BSF सिलीगुड़ी से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कपिश राय है, लिखते हैं हाय सर नाइस स्टोरी, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र है वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू भाई। उसके बाद में यू बॉय गेशा है, लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो भाई थैंक यू। उसके बाद में ज्ञान सिंह है, जो काफ़ी दिनों के बाद आई थिंक हमारी वीडियो पे कमेंट्स कर रहे हैं, बीच में करते थे लेकिन छोड़ दिया था। ये कहते हैं कि भाई माँ को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, यानी कहानी के बारे में अपना व्यू रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं भाई साहब दोनों पति पत्नी आपकी कहानी सुन रहे हैं, कहानी बहुत दर्दनाक है। रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र करके आईडी है, लिखते हैं मलिक भाई आप कैसे हो, उम्मीद है अच्छे होंगे। मलिक भाई मेरी बच्ची का कल जन्मदिन है, जिसका नाम दीजिए, उसका नाम दीजिए और अच्छा लगेगा। ताहिरा एजाज शेख, आरिफ कॉलोनी, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। तो भाई आपकी जो बेटी हैं ताहिरा एजाज शेख, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में लेटेस्ट सॉन्ग करके आईडी है, लिखते हैं ऐसे इनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है रंजीत सिंह का है, लिखते हैं गुड नाइट सर रंजीत आजम वाला, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आई एम सोलापुर महाराष्ट्र, तो ये कमेंट्स करते हैं नासिर पठान, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है आई एम अलवर राजस्थान, और इनका जो नाम है यहाँ पे नाम है श्री राधे कृष्णम ब्लॉग्स करके आईडी है इनकी। तो आप इससे बेहतर यह है कि आप कमेंट्स में अपना नाम लिखें, क्योंकि आईडी में जो यूज़र आईडी होती है उसके हिसाब से नाम होता है, पूरा मिला हुआ होता है, तो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, सॉरी पढ़ने में। तो बेहतर ये होगा कि कमेंट्स में आप लोग अपना नाम लिखें। उसके बाद में यूज़र करके आईडी है, लिखते हैं इनका नाम है वीरेंद्र कुशवाहा, वेस्टल अहमदाबाद गुजरात से हमारी कहानी देखते हैं, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने हमारी वीडियो पे किए थे, और आज के दिन भी अगर आप लोग कोई कमेंट्स करना चाहें तो प्लीज़ वीडियो के अंत में लिख दीजिएगा। आप लोग हमारी कहानी कहाँ से देखते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। और आप लोग को जो भी कमेंट्स रहेंगे ये कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में किसी और सच्ची कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ख्याल रखें, बूढ़े बच्चों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।